हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग की पढ़ाई बहुत पीक पॉइंट पर होगी और आप लोग चेन एंड क्रॉस स्टाफ वाली वीडियो और विजिट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर के लिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछने का डर रहता है, ठीक है ना। तो ये इस टॉपिक का नाम है चेन ट्रायंगुलेशन। हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि चेन ट्रायंगुलेशन क्या होता है। कुछ टेक्निकल टर्म यूज आएंगे, उस टेक्निकल टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहले आप लोग को एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि किसी फील्ड का सर्वे कीजिए। सर्वे करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले उस फील्ड का हम लोग जाकर देखेंगे कि कितना दूर में हम लोग को सर्वे करना है। सपोज करिए कि फील्ड ऐसा है, ये फील्ड का नेचर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई ऐसे ही रैंडमली कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे। रैंडमली जितना दूर में सर्वे करना है ना, उतना दूर में हम पॉइंट को एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। ये सारे पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सारे पॉइंट को बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट। अब दो कंट्रोल पॉइंट को जैसे ही हम मिलाएंगे तो हम लोग को बनेगा कंट्रोल लाइन। क्या बनेगा, कंट्रोल लाइन। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब दो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू कंट्रोल पॉइंट इज नोन एज कंट्रोल लाइन। और कंट्रोल लाइन से जो बहुत सारे कंट्रोल लाइन आपस में मिलेंगे तो बनेगा कंट्रोल नेटवर्क बनेगा। क्या बनेगा, कंट्रोल नेटवर्क। देखिए ये कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल लाइन बना और कंट्रोल लाइन से क्या बना, कंट्रोल नेटवर्क बना। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से हमको एक बना कंट्रोल नेटवर्क। क्या बना, कंट्रोल नेटवर्क। तो बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये कंट्रोल पॉइंट का नाम अगर रख दे ए, तो इसको ज़बरदस्ती रखना होगा बी, इसको नाम रखना होगा सी और इसको नाम रखना होगा डी। समझने की कोशिश कीजिए। अपन देखा 4 कंट्रोल पॉइंट के हेल्प से एक कंट्रोल नेटवर्क तैयार कर लिया। जो कंट्रोल नेटवर्क अपन को बन के तैयार हुआ ए बी सी डी। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि ए बी क्या है, कंट्रोल पॉइंट है, बी बी क्या है, कंट्रोल पॉइंट है, सी बी क्या है, कंट्रोल पॉइंट है, डी बी क्या है, कंट्रोल पॉइंट है। और कंट्रोल पॉइंट से हम लोग को बना कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन कौन कौन सा होगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब कंट्रोल लाइन बना। और सारे कंट्रोल लाइन को मिला दिए तो एक बना कंट्रोल नेटवर्क। अभी तक जो हम लोग सीखे कि कंट्रोल नेटवर्क क्या होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल नेटवर्क। क्या बोलते हैं, कंट्रोल नेटवर्क। देखिए कहीं भी अगर आप सर्वे करने जा रहे हैं तो सबसे पहला ड्यूटी ये होनी चाहिए कि आप उसकी कंट्रोल नेटवर्क बनाइए पूरा हाई प्रिसीजन के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ। और हमने कुछ ऐसा ही किया, कंट्रोल नेटवर्क बना दिया। अब क्या हुआ कि कंट्रोल नेटवर्क बनाया और बहुत बड़ा कंट्रोल नेटवर्क बन गया। क्या हुआ, जो कि मेजरमेंट लेना थोड़ा हम लोग को टफ होने लगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितना पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किस लिए, तो सुविधा के ख्याल से, हम लोग को काम आसान हो इसीलिए इसको हम सुविधा के ख्याल से हम लोग बोलेंगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए इस पूरे कंट्रोल नेटवर्क को, ठीक है ना। ए से सी तक का 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए किसको, कंट्रोल नेटवर्क को, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से चीज़ों को समझते रहिए यहाँ पे कि कंट्रोल नेटवर्क बनाने के बाद हमको मेजरमेंट लेना थोड़ा दिक्कत होने लगा। तो हम लोग क्या किए, कंट्रोल नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कंट्रोल पॉइंट यहाँ भी थे। कंट्रोल अगर और भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगा तो हम क्या किए, इसको भी और हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए छोटे छोटे ट्रायंगल में। काची में, छोटे छोटे ट्रायंगल में। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, एकदम नहीं तिरछा बनेगा, हम एकदम सीधे सीधे छापेंगे, सीधे सीधे छापना है। समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग को मेजरमेंट लेना आसान हो इसीलिए हम क्या किए, कंट्रोल नेटवर्क को छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए। काची में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए। तो जैसे ही हम छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड किए तो यही प्रोसेस को, कंट्रोल नेटवर्क को छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करना ही ट्रायंगुलेशन कहलाता है। अगर इसकी छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप,
तब हम उसको बोलेंगे चेन ट्रायंगुलेशन। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, चेन ट्रायंगुलेशन होता क्या है। तो किसी भी कंट्रोल नेटवर्क का छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, चेन ट्रायंगुलेशन। चेन और टेप की हेल्प से करेंगे तो चेन ट्रायंगुलेशन, और भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है तो वो ऐसा होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम चेन एंड क्रॉस स्टाफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रायंगुलेशन होगा वो कैसा ट्रायंगुलेशन होगा, तो चेन ट्रायंगुलेशन होगा। देखिए बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, चेन ट्रायंगुलेशन हो रहा है तो बहुत सारे पॉइंट मिल रहा है, जिस पॉइंट को हम लोग प्यार से बोल दे रहे हैं कंट्रोल पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे भी कंट्रोल पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कंट्रोल पॉइंट होगा, और यहाँ पे भी कंट्रोल पॉइंट होगा। तो बहुत सारे हम लोग को कंट्रोल पॉइंट मिला। तो हम लोग देखेंगे कि उस कंट्रोल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कब उस कंट्रोल पॉइंट को क्या बोलेंगे। जैसे पीने के लिए हम यूज करते हैं तो बोलते हैं पानी, अगर वही चीज़ भगवान के पर चढ़ाने के लिए यूज करेंगे तब उसको बोलते हैं जल। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बीच में कंट्रोल पॉइंट आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, किनारे कंट्रोल पॉइंट आएगा तब उसको क्या बोलेंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे। ये सारे टेक्निकल टर्म को यहाँ पे हम लोग जानेंगे जब सर्वे करेंगे फील्ड में तब, ठीक है। सर्वे जाहिर सी बात है फील्ड में ही तो होती है, हाँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सर्वे फील्ड में ही होती है। आप तो सब बोर्ड पर बताए रहते हैं, हमारे पास लाचारी है ना कि बोर्ड पर बताना, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे यही कंट्रोल पॉइंट जो होता है, देखिए कि एक ऐसा कंट्रोल पॉइंट है जो बाउंड्री पर है, काची पर है, बाउंड्री ऑफ द कंट्रोल नेटवर्क। कंट्रोल नेटवर्क का जो पॉइंट बाउंड्री पर होगा और साथ ही साथ वहाँ पे ट्रायंगल का दो साइड मिलेगा तो उसको बोलेंगे मेन सर्वे स्टेशन। क्या बोलेंगे, तो देखिए इसको बोलेंगे मेन सर्वे स्टेशन। चीजों को बड़े ध्यान से समझिए कि जो कंट्रोल पॉइंट बाउंड्री ऑफ कंट्रोल नेटवर्क, यानी कंट्रोल नेटवर्क का जो बाउंड्री पर हो, साथ ही साथ वहां पे दो ट्रायंगल का साइड मिले। कितना ट्रायंगल का साइड मिले, दो ट्रायंगल का साइड मिले, तब उसको बोलेंगे मेन सर्वे स्टेशन। तो बताइए कि ए पॉइंट पर एनालिसिस करते हैं, क्या ये पॉइंट, ये कंट्रोल पॉइंट मेन सर्वे स्टेशन होगा, ये आप लोग को पता करना है। तो मेन सर्वे स्टेशन होने के लिए आपके दो बात दिमाग में हमेशा खटक जाना चाहिए। पहला कि वो पॉइंट बाउंड्री पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, बाउंड्री पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट यानी पहला पॉइंट तो बाउंड्री पर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मीट, यानी जहां पे दो ट्रायंगल का दो साइड मिलना चाहिए। अगर ए पॉइंट के लिए विचार करते हैं तो ए पॉइंट बाउंड्री पर है तो जवाब आना चाहिए कि यस है। यहाँ पे दो ट्रायंगल का साइड मिल रहा है तो बोला कि हाँ है। जब ऐसा हो रहा है तो ए पॉइंट कैसा होगा, ए कंट्रोल पॉइंट कैसा होगा, तो मेन सर्वे स्टेशन होगा। क्या होगा, मेन सर्वे स्टेशन होगा। बी पर विचार करते हैं तो बाउंड्री पर है तो जवाब आना चाहिए यस, कंट्रोल नेटवर्क का बाउंड्री पर है। यहाँ पे दो ट्रायंगल का साइड मिल रहा है तो बोला कि हाँ मिल रहा है, यानी बी भी मेन सर्वे स्टेशन होगा, तो जवाब आना चाहिए कि यस होगा। सी पॉइंट पर विचार करते हैं, बाउंड्री पर है तो जवाब आना चाहिए कि यस बाउंड्री पर है। क्या दो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी दो लाइन ट्रायंगल का मिल रहा है, तो बोला कि हाँ, यानी सी भी मेन सर्वे स्टेशन होगा। डी पर विचार करते हैं कि डी सबसे पहले तो मेन सर्वे स्टेशन होने के लिए ये देखना होगा कि ये पॉइंट बाउंड्री पर होना चाहिए। अगर बाउंड्री पर है तो एक और टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, ट्रायंगल का दो साइड मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। यानी फाइनली बात यही सीखे कि मेन सर्वे स्टेशन होने के लिए दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। सबसे पहला कि वो पॉइंट बाउंड्री पर लाइज करना चाहिए। किसका बाउंड्री पर, तो कंट्रोल नेटवर्क का बाउंड्री पर। दूसरी बात कि वहां पे दो ट्रायंगल का दो साइड, देखिए ट्रायंगल का दो साइड जब मिलेगा तब उस पॉइंट को बोलेंगे मेन सर्वे स्टेशन। तो अगर बात किया जाए मेन सर्वे स्टेशन का, तो मेन सर्वे स्टेशन कौन कौन हो गया, तो ए बी सी और डी। देखिए चार मेन सर्वे स्टेशन हो गया। अब थोड़ी सी बात आती है कि मेन सर्वे स्टेशन तो चार हो गया, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सर्वे स्टेशन का रहा कि द सर्वे स्टेशन आर द फिक्स पॉइंट ऑन द चेन लाइन।
चेन लाइन पर जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को बोलेंगे सर्वे स्टेशन। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलेंगे, सर्वे स्टेशन को ही बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल पॉइंट। समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन सर्वे स्टेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वे स्टेशन, एक मेन सर्वे स्टेशन और दूसरा सब्सिडरी और टाई सर्वे स्टेशन। तो अभी तक हमने फिनिश किया मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन के लिए क्या देखा कि वो जो होना चाहिए बाउंड्री इस पर होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे ट्रायंगल का दो साइड मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मेन सर्वे स्टेशन होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेन सर्वे स्टेशन के बाद आता है एक सब्सिडरी स्टेशन। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी स्टेशन, या उसी को प्यार से बोलते हैं टाई स्टेशन। क्या बोलते हैं? टाई स्टेशन। तो मेन सर्वे स्टेशन के बाद जितना भी हम लोग देखेंगे, मेन सर्वे स्टेशन के बाद जितना भी हम लोग को देखेंगे स्टेशन, वो सब क्या होगा? सब्सिडरी स्टेशन होगा। क्या होगा? मेन सर्वे स्टेशन को छोड़ करके जितने भी सर्वे स्टेशन होंगे वो सब के सब क्या होंगे? टाइज स्टेशन होंगे। एक बात और थोड़ा सा गेस करने वाली बात ये है कि जो मेन सर्वे स्टेशन को हम लोग जनरली ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। काची से रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है ना। और जो टाइज स्टेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। काजी से रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़े आसानी से फिगर में क्लियर दिख रहा होगा कि मेन सर्वे स्टेशन को ट्रायंगल से, तो अपन 4 ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब हमारे पास 4 मेन सर्वे स्टेशन है। अभी तक हमको 2 ही सब्सिडरी स्टेशन दिखा। ठीक है ना। देखिए सब्सिडरी स्टेशन के थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि टाइज और सब्सिडरी स्टेशन दिखाई पड़ रहा है। टाइज और सब्सिडरी स्टेशन कह रहा है कि टाइज स्टेशन आर द पॉइंट बिटवीन मेन सर्वे स्टेशन। बोला जाता है कि जो यहाँ पे टाइज स्टेशन होगा वो मेन सर्वे स्टेशन के बीच वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे? टाइज स्टेशन होंगे। तो टाइज स्टेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्या ऐसा दिक्कत हो गया कि हम लोग टाइज स्टेशन प्रोवाइड करते हैं? मेन सर्वे स्टेशन से काम क्यों नहीं चला? तो टाइज स्टेशन हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो और सुगमता पूर्वक हो, कन्वीनियंट हो, सरल रूप से हो। ठीक है ना। तो सुविधा के लिए हम लोग बीच में कुछ कुछ स्टेशन को ड्रॉ करते हैं। वो सारे स्टेशन कैसा स्टेशन होंगे? टाइज स्टेशन होंगे। गलती से अगर हम यहाँ पे कोई स्टेशन ड्रा कर दिए तो ये भी टाइज स्टेशन होगा। क्यों? क्योंकि मेन सर्वे स्टेशन के बीच में ये पॉइंट है। तो बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि मेन सर्वे स्टेशन के बाद बाकी जितने भी सर्वे स्टेशन होंगे वो सब के सब टाइज होंगे। ठीक है ना। तो देखिए बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ तक आप लोग को हो गई फिनिश। देखिए मेन सर्वे स्टेशन, टाइज स्टेशन हो गया। अब मेन सर्वे लाइन क्या है? कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 मेन सर्वे स्टेशन इज नोन एज मेन सर्वे लाइन। एक स्टेशन ये और एक स्टेशन ये। मेन सर्वे लाइन किसको बोलेंगे? तो बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 मेन सर्वे स्टेशन। जब 2 मेन सर्वे स्टेशन को अगर ज्वाइन करेंगे तब हम उसको बोलेंगे कौन सा लाइन? मेन सर्वे लाइन। अगर लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 सब्सिडरी स्टेशन, अगर 2 सब्सिडरी स्टेशन को लाइन ज्वाइनिंग करेगा तब उसको बोलेंगे टाइज लाइन या सब्सिडरी लाइन। बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 टाइज स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन इज नोन एज टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि मेन सर्वे लाइन कौन कौन सा होगा, इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो ए और बी कौन सा होगा? मेन सर्वे लाइन होगा। बोला कि और कौन कौन मेन सर्वे लाइन होगा? तो बोला कि ए, बी और सी क्या होगा? मेन सर्वे लाइन होगा। काहे भाई, काहे बी और सी मेन सर्वे लाइन होगा? क्योंकि मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन कर रहा है। देखिए सी और डी भी होगा और डी और ए भी क्या होगा? डी और ए भी क्या होगा? मेन सर्वे लाइन होगा। एक बात और आप लोग को समझ आना चाहिए कि एक और मेन सर्वे लाइन छूट रहा है। एक और मेन सर्वे लाइन छूट रहा है और वो सर्वे लाइन मेन सर्वे लाइन ये वाला है। यानी ए और सी भी क्या होगा? मेन सर्वे लाइन होगा। यानी अगर इस फिगर में बात किया जाए तो मेन सर्वे लाइंस कितनी होंगे? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 1 5। ये पांचों मेन सर्वे लाइंस हुए।
ठीक है। अगर सब्सिडरी लाइन तो अभी ड्रॉ नहीं किए हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से अगर कोई एक ऐसा प्लान को या किसी ऑब्जेक्ट का फिगर ऐसा दिया गया है और इसको ड्रा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लिया जाए कि यहाँ से बहुत दूरी पड़ रहा है, यहाँ से बहुत दूरी पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्टेशन मानेंगे और एक स्टेशन यहाँ पे मानेंगे, 2 स्टेशन मानेंगे। अब बताओ मेन सर्वे स्टेशन के बाद वाली स्टेशन है कि नहीं, तो जवाब आना चाहिए कि यस, तभी इसको कौन मेन सर्वे स्टेशन बोलेंगे, टाई स्टेशन बोलेंगे। तो जवाब आना चाहिए कि ये सर टाई स्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाई स्टेशन बोलेंगे। और 2 टाई स्टेशन को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, टाई लाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टाई लाइन, या इसी को क्या बोलेंगे, सब्सिडरी लाइन, सब्सिडरी लाइन। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। अब बताइए कि यहाँ से इसकी पूरा डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट कर लिए, यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए, यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए, यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए। तो देखिए अभी तक हमको यही बात पता चला कि टाइज लाइन हम लोग ड्रॉ इसलिए करते हैं ताकि हमारा वर्क स्मूथली हो, क्या हो, स्मूथली हो, कन्वीनियंटली हो, सुविधाजनक हो। इसीलिए तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी सारी मेजरमेंट आसानी से ले लिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे टाइज लाइन, और इसको नाम रख देते हैं जी एच। जी एच भी क्या कौन सा लाइन है, टाइज लाइन है। जी एच कैसा स्टेशन है, टाइज स्टेशन है। अब मान लिया जाए कि यहाँ से हम मान लिया जाए कि यहाँ से नहीं, यहाँ से भी हम इसको रीडिंग ले सकते थे। तो यहाँ से भी अगर कोई अगर आई के अगर हो जाएगा तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट ले सकते थे। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टाइज लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टाइज लाइन का बात पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा होगा कि टाइज लाइन हम लोग क्यों बनाते हैं, तो काम को स्मूथली रूप से कराने के लिए, सर्वे वर्क स्मूथ हो इसीलिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर जो काम अगर हम एक्यूरेसी को चेक करने के लिए करेंगे, तब उस लाइन को बोलेंगे चेक लाइन। क्या बोलेंगे, चेक लाइन, चेक लाइन। अगर कोई भी अगर मान लिया जाए कि यहाँ से मेजरमेंट लिए और इस मेजरमेंट को चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो जहाँ से अगर जिस लाइन से अगर हम चेक करेंगे इसको, तो उस लाइन को बोलेंगे चेक लाइन, या उसी को प्यार से बोलते हैं प्रूफ लाइन। तो अभी ओवरऑल अभी तक जो हम लोग सीखा, मेन सर्वे स्टेशन, मेन सर्वे लाइन, टाइज स्टेशन, टाइज लाइन, साथ ही साथ एक नया लाइन सीखा, चेक लाइन। क्या सीखा, चेक लाइन। चेक लाइन कौन सी लाइन थी, तो जहां से हम लोग एक्यूरेसी को चेक कर रहे थे, तो उस लाइन को हम लोग बोल रहे थे चेक लाइन। तो चेक लाइन के जैसा काम करेगा कौन कौन सा, बी और ई। बी और ई कैसा लाइन हो जाएगा, चेक लाइन हो जाएगा। देखिए अगर इसको बोलेंगे ये कैसा लाइन है, चेक लाइन है, चेक लाइन। समझने की कोशिश कीजिए कि बी और ई ही सिर्फ चेक लाइन होगा कि और कोई होगा, तो सर और होगा, बी, एफ और डी होगा। कौन सा होगा, एफ और डी कैसा लाइन है, चेक लाइन है। बोला कि सर सब्सिडरी लाइन कौन सा होगा या टाइज लाइन कौन कौन सा होगा, तो देखिए जी और एच कैसा लाइन है, बोलिए, जी और एच है जो टाइज लाइन है और सब्सिडरी लाइन है। के और आई कैसा लाइन है, के और आई कैसा लाइन है, तो बोला कि टाइज लाइन है। तो देखिए सारे लाइन का हम नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है और सारे लाइन आप लोग को भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक बार जो बताया गया उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक आती है बेस लाइन। क्या आती है, बेस लाइन। बेस लाइन समझने की कोशिश करना। बेस लाइन जो होता है वो सर्वे लाइन का सबसे बड़ी लाइन होती है और उस फिगर का सेंट्रल पार्ट से पास करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखल है, इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। ये मेन सर्वे लाइन है, लेकिन सबसे बड़ा मेन सर्वे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। देखिए कह रहा है कि इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन एंड पासेस थ्रू सेंट्रल पोर्शन ऑफ द होल कंट्रोल नेटवर्क। बोला जाता है कि होल कंट्रोल नेटवर्क को अगर सेंट्रल पार्ट से पास कर रहा है और वो फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और सबसे मेन सर्वे लाइन होती है, तो हम बोलेंगे उसको बेस लाइन। बेस लाइन समझने की कोशिश करो। बेस लाइन सबसे बड़ा मेन सर्वे लाइन होती है जो कंट्रोल नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और 2 पार्ट में तभी डिवाइड करेगा जब वो सेंट्रल पोर्शन से पास करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछने का चांस बनता है,
इसीलिए यहाँ पे समझिए कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको हम हाईलाइट करेंगे कि ये तो सबसे पहले कि लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होता है, दूसरा कि ये जो पास करता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द होल नेटवर्क से। तो ये दो पॉइंट जिसकी अंडरलाइन करने वाला पॉइंट होती है और यही पॉइंट देख करके हम लोग ऑब्जेक्टिव इसको पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिएगा। चेक लाइन अभी बताया, देखिए यहाँ पे बेस लाइन कर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एज द डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर सर्वे लाइन। ये क्या करता है, सारे सर्वे लाइन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए चेक लाइन को भी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट खासियत है। बेस लाइन हम लोग भी क्या करते हैं, डायरेक्शन को पता करने के लिए या सारे लाइन को ड्रा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेस लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है और सेंट्रल पोर्शन से पास करती है। और क्या होती है बेस लाइन, सबसे लंबा मेन सर्वे लाइन ही होती है। तो बेस लाइन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो बेस लाइन होगी वो कौन सा होगा, बोलिए AC जो होगा बेस लाइन होगा। कौन सा होगा, AC जो होगा कैसा लाइन होगा, बेस लाइन होगा। ये बात आप लोग को अब थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी कि AC कैसा लाइन है, बेस लाइन है, ठीक है ना। चेक लाइन कौन कौन सा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो चेक लाइन है वो चेक लाइन यहाँ पे हो जाएगा BE और FD। उम्मीद है इतना बात क्लियर हो गया होगा। ऑफसेट क्या है, देखिए ऑफसेट बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर किए यही मेजरमेंट क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। यानी ऑब्जेक्ट से जो अगर हम किसी सब्सिडियरी स्टेशन तक जो मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। तो हो सकता है कि ये ऑफसेट परपेंडिकुलर भी हो, ये ऑफसेट कुछ इंक्लाइन पर भी हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि देखो ऑफसेट का डिफिनेशन पहले पढ़ लीजिए, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन से ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट। तो बोला जाता है कि ये दो टाइप का होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, दूसरा ऑब्लिक ऑफसेट होता है। अगर 90 डिग्री पर वो डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। देखिए 90 डिग्री पर मेजरमेंट ले रहा है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। अगर वही कुछ इंक्लाइन पर मेजरमेंट करेगा तब हम उसको बोलेंगे ऑब्लिक ऑफसेट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑफसेट में जो हाईलाइट करने वाला जो पॉइंट है वो बोला जाता है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन। देखिए ये लेटरल डायरेक्शन में यानी सर्वे लाइन के चौड़ाई के डायरेक्शन में, सर्वे लाइन ये है और उसके अगल बगल के जितने भी डायरेक्शन में जो किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेट करना होगा तब हम उसको बोलेंगे क्या, ऑफसेट। क्या बोलेंगे, ऑफसेट। जैसे में हमारा सर्वे लाइन ये है और हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो सर्वे लाइन के अगल बगल में ऑब्जेक्ट ये है और इसकी अगर हम मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट लेंगे विथ द हेल्प ऑफ ऑफसेट। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर 90 डिग्री वाला ऑफसेट यूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, और अगर 90 डिग्री से अलग रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक ऑफसेट। तो उम्मीद है इतना बात क्लियर हो गए होंगे। इसी को बोलते हैं चेन ट्रायंगुलेशन। एक बार पूरा समरी कर देते हैं कि हम लोग सीखे क्या। चेन ट्रायंगुलेशन का डिफिनेशन सीखे, इसमें टेक्निकल टर्म सीखे, इसका फील्ड में यूज सीखें और हम लोग ये आप कर दिए टॉपिक फिनिश। उम्मीद है इतना बात समझ आ गया होगा। अभी तुरंत पढ़ाते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग सीखे चेन ट्रायंगुलेशन और उसी की बेस पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, ठीक है ना। बड़े आसानी से हेडिंग दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन। जो ट्रायंगुलेशन के बेस पर ही चेन सर्वेइंग काम करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इट मीन्स द होल कंट्रोल नेटवर्क डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेल कंडीशनल ट्रायंगल। बात आती है कि सपोज करिए कि अभी हम लोग को इस एरिया का अभी मैप बनाया और देखा कि इसमें बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट हो रहे थे और उसके कंट्रोल नेटवर्क बनाया, लेकिन मेजरमेंट लेने में हमको दिक्कत हो रहा था, इसीलिए बहुत सारे लाइंस ड्रा किए। इसको बोल रहे थे बेस लाइन, यहाँ से इसको बोल रहे थे चेक लाइन। ये सारे चीज़ अभी सीखा और यहाँ से हम लोग बहुत सारे लाइंस को ड्रा किए। इसका मतलब हम ये देखें कि पूरा होल कंट्रोल नेटवर्क को छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड किया। क्या किया, छोटू ट्रायंगल में डिवाइड किया। तो छोटू ट्रायंगल में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन। अब ये भी सीखा कि जब कोई भी होल फिगर को अगर छोटू ट्रायंगल में डिवाइड किया तब उसको बोलेंगे ट्रायंगुलेशन। जब ट्रायंगुलेशन बनते हैं तो बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स यहाँ पे बन जाते हैं।
हैं। तो यहाँ पे सर्वेइंग में जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो ट्रायंगुलेशन में ट्रायंगल जो फॉर्म होने की संभावना रहती है वो बहुत सारे ट्रायंगल फॉर्म होने की संभावना रहती है। जो ट्रायंगल जो बनने की संभावना होती है वो बहुत सारे ट्रायंगल्स बनने की संभावना होती है। यहाँ पे जो पहला जो ट्रायंगल जो पहला नहीं मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होने की संभावना पहले तो ये भी हो सकती है कि वो ट्रायंगल आइडियल ट्रायंगल बन जाए। कच्ची हो जाए, आइडियल ट्रायंगल बन जाए। आइडियल ट्रायंगल कहने का मतलब होता है कि उसके जो इंटीरियर एंगल बनेंगे वो सारे इंटीरियर एंगल 60-60 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 60-60 डिग्री का हो। यानी इसी को तो हम लोग बोल रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब भी चेन ट्रायंगुलेशन बना रहे होते आप लोग तो वहाँ पे तो पहला केस ये भी आ सकता है कि वो ट्रायंगल आइडियल बन जाए। दूसरा केस ये होता है कि वो ट्रायंगल बेल कंडीशनल ट्रायंगल बन जाए। दूसरा केस क्या है कि वो जो ट्रायंगल बने वो कैसा बने? बेल कंडीशनल ट्रायंगल। बेल कंडीशनल ट्रायंगल क्या है? मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल का नाम रखें A और इसको नाम रखें B और इसको नाम रखें C, तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब ट्रायंगल बन रहे होते तो उसमें दो तरह के एंगल होंगे। एक तो सबसे बड़ा एंगल होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा, और दूसरा लीस्ट एंगल होगा। ग्रेटेस्ट एंगल होगा और लीस्ट एंगल होगा। ग्रेटेस्ट एंगल अगर मान लेते हैं बड़ा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और तो इसको θ1 से रिप्रेजेंट करते हैं लीस्ट एंगल को। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ग्रेटेस्ट एंगल अगर 120 डिग्री से छोटा रहे और अगर ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री से छोटा हो जाए और लीस्ट एंगल 30 डिग्री से बड़ा हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे बेल कंडीशनल ट्रायंगल। एग्जाम्पल की बात किया जाए कि बताइए कि क्या ये बेल कंडीशनल ट्रायंगल है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। ये वाला दे रखा है आपको 70 डिग्री, ये वाला दे रखा है 60 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? तो समझने की कोशिश कीजिए। ये दिया गया 50 डिग्री, तो आपको ये पता करना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइडियल ट्रायंगल होगा कि बेल कंडीशनल ट्रायंगल होगा। तो पता करने के लिए हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा एंगल होना चाहिए, 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है, अगर बड़ा एंगल की बात किया जाए इस फिगर के लिए, ग्रेटेस्ट एंगल अगर इस फिगर की बात की जाए तो 70 डिग्री है। यानी ये 120 डिग्री से क्या है? 120 डिग्री से छोटा है, यानी एक कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा अगर बात किया जाए लीस्ट एंगल की, लीस्ट एंगल कितना है? तो 50 डिग्री। ये भी क्या है? तो 30 डिग्री से बड़ा है। कितना डिग्री से बड़ा है? 30 डिग्री से बड़ा है, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल मिला बेल कंडीशनल ट्रायंगल। समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। बेल कंडीशनल ट्रायंगल तभी हो सकता है जब उसका बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री से छोटा और छोटा वाला एंगल 30 डिग्री से बड़ा। बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री से छोटा और छोटा वाला एंगल 30 डिग्री से बड़ा अगर होगा तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे बेल कंडीशनल ट्रायंगल। और एक और ट्रायंगल बन जाने की संभावना हो जाती है ईल कंडीशनल ट्रायंगल। ईल कंडीशनल ट्रायंगल। ईल कंडीशनल ट्रायंगल क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल बन रहे हैं तो A B C नाम लिख देते हैं। तो इसमें भी दो बात होगा, एक तो ग्रेटेस्ट एंगल होगा जिसको हम थीटा से मान रहे हैं, और एक लीस्ट एंगल होगा। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, दिखाई पड़ रहा होगा। जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो 120 डिग्री से अगर बड़ा हो जाए, 120 डिग्री से बड़ा हो जाए, या
एक जो लिस्ट एंगल है वो किससे छोटा हो जाए, तो 30 डिग्री से छोटा हो जाए। समझने की कोशिश कीजिए, अगर ईल कंडीशनल ट्रायंगल अगर गलती से फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रेटेस्ट एंगल या तो 120 डिग्री से बड़ा हो जाए, लिस्ट एंगल या तो उससे 30 डिग्री से छोटा हो जाए, तो इस केस के ट्रायंगल को बोलेंगे ईल कंडीशनल ट्रायंगल। ठीक है। अगर एक एग्जांपल की बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात किया जाए, ये 110 डिग्री है और ये वाला है 50 डिग्री। अब बताइए कि अब जो बचे गए हैं साइड के बचे वाला एंगल कितना होगा, तो जवाब आना चाहिए कि 60 और 20 80। अब बताइए कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हुआ, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री से बड़ा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। दूसरी बात कि लिस्ट एंगल 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए, जबकि लिस्ट एंगल 30 डिग्री से क्या है, लिस्ट एंगल 30 डिग्री से कितना है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ईल कंडीशनल ट्रायंगल का कहने का मतलब या तो बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री से बड़ा हो जाए या तो छोटा वाला एंगल 30 डिग्री से छोटा हो जाए। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि छोटा वाला जो एंगल है 20 डिग्री वो हमेशा छोटा है 30 डिग्री से। इसका मतलब इस टाइप के ट्रायंगल को बोलेंगे ईल कंडीशनल ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल देखें। सबसे पहला देखें आइडियल ट्रायंगल, दूसरा देखें वेल कंडीशनल ट्रायंगल, तीसरा देखें ईल कंडीशनल ट्रायंगल। आइडियल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का हो जा रहा है। वेल कंडीशनल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इंटीरियर बड़ा का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और छोटा एंगल जो होना चाहिए 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे वेल कंडीशनल ट्रायंगल। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि सर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है कि एक को भी सेटिस्फाइड कर जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक को भी गड़बड़ाया तो वेल कंडीशनल नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये इसका अगर रेंज की बात किया जाए तो 120 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। थीटा जो होना चाहिए इंटीरियर एंगल वो 30 डिग्री से बड़ा और 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए, जो थीटा होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो 30 डिग्री से बड़ा और 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये थीटा जो है इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना। ईल कंडीशनल में क्या है, थीटा के वैल्यू 120 डिग्री से अगर बड़ा हो जाए या थीटा के वैल्यू 30 डिग्री से छोटा हो जाए, तब उस कंडीशन को ट्रायंगल को बोलेंगे ईल कंडीशनल ट्रायंगल। हम लोग को जनरली जब ट्रायंगुलेशन बना रहे होते तो उस समय हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि जो ट्रायंगल बने वो कैसा बने, वेल कंडीशनल ट्रायंगल बने। कैसा बने, वेल कंडीशनल ट्रायंगल बने, ये ध्यान में रखना होता है। अगर आइडियल बन जाए तब और अच्छा है, मेजरमेंट लेना और आसान होगा। लेकिन जो हम लोग को मेन बात फोकस करना है किस पर, जो ट्रायंगुलेशन बने वो कैसा बने, वेल कंडीशनल ट्रायंगल बने। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेल कंडीशनल ट्रायंगल। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझ आ गया होगा। कह रहा है कि इन अ चेन सर्वेइंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द फील्ड बाय द चेन ऑफ टेप। और हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करके जो साइड का जो लेंथ मेजर कर लेंगे ट्रायंगल का, वो किससे, डायरेक्टली चेन ऑफ टेप से मेजरमेंट कर लेंगे। एंड नो एंगल मेजरमेंट, हम लोग एंगल का मेजरमेंट नहीं करते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से एंगल का मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो भाई एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए अभी बताए, चेक लाइन से कर लेंगे, कंट्रोल पॉइंट से कर लेंगे और टाई स्टेशन से कर लेंगे। तो ये सबसे हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। या यहाँ पे चेक लाइन को एक और नाम बोलते थे प्रूफ लाइन। तो ये सारे हमने अभी वीडियो में कवर किया। तो उम्मीद है कि ये सारे बात आप लोग को समझ आ रहा होगा। वेल कंडीशनल ट्रायंगल भी समझ आ रहा होगा, ईल कंडीशनल ट्रायंगल भी समझ आ रहा होगा। वेल कंडीशनल ट्रायंगल एक बार जाते जाते और उस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 30 और 120 वाले रेंज में ही उसकी एंगल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझेंगे क्या कि वो ट्रायंगल वेल कंडीशनल ट्रायंगल है। और यही ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगुलेशन में यूज करते हैं, चेन ट्रायंगुलेशन में यूज करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक अपने को ध्यान रखिए और पढ़ाई को